नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। स्वागत करता हूं मैं शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एम फैक्टर की। वो एम फैक्टर जिसके सहारे पीएम मोदी अपने बीते चुनावी जनसभाओं में विपक्ष पर जमकर जुबानी हमले करते नजर आए थे। फिर चाहे वो मुस्लिम आरक्षण का मामला हो, नवरात्रि में मटन मछली खाने का विवाद हो या फिर लव जिहाद जैसा गंभीर विषय। अपने बीते चुनावी अभियानों में पीएम मोदी बड़े अच्छे से इन एम फैक्टर्स का प्रयोग करते नजर आए थे, जिनका मैजिक अब देश के सभी एग्जिट पोल्स में साफ साफ नजर आ चुका है, जिनके आंकड़े ये दावा करते हैं कि देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रबोधन रिसर्च ग्रुप सुदर्शन न्यूज के एग्जिट पोल की भी अगर आप मानेंगे तो देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है, जिसके अनुमान के मुताबिक एनडीए को जो अब एवरेज निकाला जाता है 380 सीटें मिलने वाली हैं। 380 का आंकड़ा यहां पक्का बताया जा रहा है हमारी एग्जिट पोल की तरफ से। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बिना मुस्लिम वोट के ये जादुई आंकड़ा कैसे संभव हो सकता है? क्या इस बार के चुनावों में मोदी की गारंटी पर विश्वास जताते हुए मुसलमानों ने भी एनडीए को वोट दिया है? अगर हां, तो आखिर इस बार के चुनावों में कौन कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण रहे? और सबसे जरूरी सवाल यह कि आखिर 2024 के इस चुनावी संग्राम में जनता ने किस आधार पर वोटिंग की है? जवाब तो चाहिए में आज कुछ इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर जवाब मांगेंगे। पैनल में जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से और चर्चा करेंगे मोदी के जादुई एम फैक्टर की। लेकिन उससे पहले आप भी सुनिए कि आखिर कैसे पीएम मोदी ने अपने चुनावी अभियानों में एम फैक्टर पर विपक्ष को घेरा था। कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। अदालत ने उसको गंभीरता से लिया। इन 77 मुस्लिम जातियों को नौकरी में, पढ़ाई में, हर जगह मलाई मिल रही थी। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। झारखंड वालों ने शब्द दिया है। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से, 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए। बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा।
तो देखिए, मोदी का एम फैक्टर उसी की बात कर रहे थे जहां पर मंदिर की भी बात की गई, मुगलों तक की बात की, मटन चिकन तक की बात यहां पर जो है वो की गई, मछली मटन मछली मैं कहूँगा, ये सारी बातें भी की गई। और आगे चल के ये भी बात की गई कि हॉलीडे यानी होली डे, या फिर कि आप समझिए कि भाई जो ईसाइयों के तर्ज पर जो देश में एक व्यवस्था चली आ रही है कि भाई संडे को जो छुट्टी मिलती है सभी को, उसको भी बदलाव करने के कई राज्यों में प्रयास किए गए। शुक्रवार को देना, उसमें क्या मत है, क्या सोच है, इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, क्या एम फैक्टर चल गया? एग्जिट पोल्स में तो सभी ने ये बोला है कि भाई एनडीए की सरकार आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। सभी ने एक अच्छा आंकड़ा दिया है। मैं चाहूंगा हमारे जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर आए ताकि इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए और ये पूछा जाए कि आखिर क्या वाकई एम फैक्टर जो चला है उसमें क्या किरदार रहा है मुसलमानों का, और ये सारे जो बयानबाजियां की गई हैं उनका भी जिक्र जो है हम करेंगे अपने दर्शकों के साथ। तो इस पूरी डिबेट में हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ भाजपा से खेमचंद शर्मा जी, प्रवक्ता भाजपा के, वो भी हमारे साथ हैं। आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। और ठीक है, कांग्रेस से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ने वाले हैं, उनका भी जब मुझे कॉन्फर्मेशन मिल जाए। इकबाल अहमद जी, नेता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ हैं। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने समय निकाला। और अब कांग्रेस के प्रवक्ता से शुरुआत तो हम करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इस पूरी एग्जिट पोल की जो बात की जाती है और उसमें जो बयानबाजियों का दौर जब हमने देखा, हमने ये देखा कि कैसे पहले चरण का जो चुनाव था, लोग कह रहे थे कि पहले और दूसरे चरण में जो वोटिंग हो रही थी वो उतनी तेज नहीं थी, वो थोड़ी ठंडी लग रही थी। और उसके बाद जैसे जैसे चरण पे चरण जो बढ़ते गए, 7 चरण जो थे, हर चरण में जो वोटिंग है उसका प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ज्यादा हमलावर हो गए थे विपक्ष पर। उन्होंने उनके मैनिफेस्टो के आधार पर कह दिया कि भाई यहां पर आरक्षण की भी बात है, और यहां तक कि हर बात को लेकर पीएम मोदी ज्यादा हमलावर रहे थे। हरगोविंद अरोड़ा जी, आप भी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं इकबाल अहमद जी, आपसे भी, आपका भी ऑडियो चेक में ले लूं यहां पर कि आपको भी ऑडियो आ रहा है। आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार सारे अपना ऑडियो एक बार चेक ले लीजिए ताकि बीच में किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अनम्यूट रहें सभी। बिल्कुल हरगोविंद, बिल्कुल आप, मैं प्रोडक्शन टीम को बोलता हूं ये ऑडियो ओके रहे। लेकिन हरगोविंद अरोड़ा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। एग्जिट पोल्स का भी एग्जिट पोल निकाल लिया जाए, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो फिर भी बढ़त जो एनडीए को मिल रही है, भाजपा को मिल रही है। और इसमें ये अगर कहा जाए कि भाई सभी लोगों ने अगर इसमें मतदान दिया है तो गलत तो नहीं होगा। उसमें आप मुसलमानों को जिस तरीके से दिखा दिया जाता है कि वो सपोर्ट में नहीं है भाजपा के, ये बताने का प्रयास किया जाता है एनडीए का, लेकिन बेनिफिशियरी तो मुसलमान भी हैं, हर कोई बेनिफिशियरी है जो कि स्कीम्स है गवर्नमेंट की। तो क्या ये जो एग्जिट पोल है उसमें ये दर्शाता है कि मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर यहां पर वोट दिया है, या फिर हिंदुओं ने कुछ ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट दिया है, या फिर सभी ने सोच समझकर वोट दिया है और सोचा है कि भाई इसी सरकार को हमें वापस लाना था, इसीलिए एग्जिट पोल्स के अनुसार? हरगोविंद जी, स्पष्ट कर दूं कि यहाँ जो वोटिंग हुई 2024 में विशेष तौर पर वो विकास के नाम पर हुई। क्या हाईवे बना, क्या अर्थव्यवस्था अच्छी हुई, क्या बिजली पानी मिली, तो उसने क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई देखा? नहीं। देश के मुसलमान कभी भी भाजपा से इतने निराश नहीं रहे। स्वर्गीय अटल जी के दौर में बम्पर वोटिंग होती थी भाजपा के पक्ष में। अब कमोवेश आज दुर्भाग्य देश का क्या है कि परिस्थिति ये है कि मुसलमानों को खलनायक के रूप में पेश करने का ठेका जो तुष्टीकरण की राजनीति इतने वर्ष से उनके तथाकथित राजनीतिक दल है उन्होंने बनाई। क्या वीर अब्दुल हमीद इस देश में नहीं, इस देश में नहीं हुए? क्या इस देश ने उन्हें सम्मान नहीं दिया? क्या देश ने गांधी जी से कम सम्मान अब्दुल कलाम साहब को दिया? उनसे अधिक ही दिया होगा, और वो बहुसंख्यक देश हिंदुओं ने दिया। तो आज यदि बार बार इस बात का जिक्र हो कि नहीं, ये तो उन राजनीतिक दलों की, कांग्रेस जैसे और ओवैसी जैसों की मजबूरी थी, क्योंकि उनकी खिचड़ी उसी आंच पे पकती थी जिसको जलाकर वो अपनी खिचड़ी पकाना चाहते हैं। तो उन्होंने तो मुसलमानों को और उनके हिंदुओं के बीच में खाई पैदा की। देश में जो भी किसी भी राजनीतिक दल में देखिए आप, जब प्रधानमंत्री बनते हैं वो तो परिवार के मुखिया के समान है। एक बाप अपने दोनों बच्चों में या 3-4 बच्चों में कभी अंतर करता है? तो प्रधानमंत्री कैसे कर सकता है अपने देश के नागरिकों में अंतर?
तो ये बहुत, अब रबड़ उतना खींचे जो टूट ना जाए, इन्होंने खींचते खींचते उसको तोड़ दिया। तो अंत में मुसलमानों को ये लगा कि हम भी उस देश के नागरिक हैं, वही का अन्न जल खाते हैं और हमको कल उसी मिट्टी में तो दफन होना है। जी। तो हमें इतना सम्मान, इतना प्यार और हमारे बच्चों को शिक्षा और इतना विकास मिल रहा है, तो क्यों ना भाई हम भी इसी धारा के साथ लगे। बिल्कुल। अच्छा भविष्य तो किसी माँ बाप अपने बच्चों को देना चाहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छे भविष्य की बात जो है, लेकिन एग्जिट पोल पर यकीन कितना, अगर विपक्ष कहे, विपक्ष ने तो ये शुरुआती जो दौर था 1 जून को जो मीटिंग थी, बहिष्कार की भी खबरें आ रही थी कि भाई ये सत्य नहीं होगा, एक भूमिका बनाई जाएगी, उस पर भी ये पूरा बात समझ लेते हैं। लेकिन अगर हर कोई देखिए, तमाम एग्जिट पोल, यहाँ इकबाल अहमद जी का जो नेटवर्क है फिर से कटा है, वो जब तक आएगा उनसे तो पूछूंगा ये प्रश्न। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, अब तो पहले इतना सोशल मीडिया पर चल रहा था, ट्विटर पर चल रहा था, इंडी गठबंधन कह रहे हैं कि भाई इस बार तो 200 भी आ जाए तो हम मान जाएंगे, 100 में सिमट जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा भाजपा का, एनडीए कुछ नई सरकार बना रही है। और एग्जिट पोल आने से पहले एक और हवा चलाई जाती है, एक तरीके से एक पूरा ग्रुप कह लूं, गैंग ना कहूं, अगर एक पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं लोग और वो कहते हैं कि देखिए अब एग्जिट पोल आएंगे और एग्जिट पोल में ऐसा बताया जाएगा, इसका भी हमें एक तरीके से खंडन करना है, इसका बहिष्कार करना है, और जब रिजल्ट वाला दिन आएगा तब भी हमें बहुत चौकन्ना रहना और पल पल की अपडेट्स लेनी है। अब किसको, अगर विपक्ष एंड तक यही आरोप लगाता जाएगा, झूठ भी अगर बोल रहा है बार बार, खेमचंद जी अगर झूठ भी बोल रहा है तो इतनी बार झूठ बोलेगा तो आपकी तरफ से ऐसा कोई जवाब भी तो आए कि आप कहें कि भाई ये लोकतांत्रिक देश है, आपको संविधान पर भरोसा अगर है तो पूरी ईवीएम पर भी तो भरोसा होना चाहिए। खेमचंद जी। जय श्री राम, आपको आवाज आ रही है? जय श्री राम, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। देखिए, विपक्ष फ्रस्ट्रेटेड है, कंफ्यूज है, द्वेष में है, ईर्षा में है, इसीलिए इधर उधर की बातें कर रहा है। और उनको पता है कि भाई वो हार रहे हैं, इसीलिए अभी वो ढूंढ रहे हैं कि क्या करें, किस पे ठीकरा फोड़े हैं। और अभी ठीकरा फोड़ने के लिए वो मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि वो जल्दी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ेंगे, मोदी जी पे तो ठीकरा फोड़ ही रहे हैं, फिर एक दूसरे का सब फोड़ेंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने नकारात्मक राजनीति की और उनकी नकारात्मक राजनीति का रिजल्ट उनको चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सकारात्मक बात की, रोड मैप प्रस्तुत किया, लोगों की हेल्प की, 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, गरीब के लिए काम किया, किसान के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, और हमारी जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी उस पर काम किया। देश की आन बान शान को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 साल में 4 चांद लगाए, और उसका परिणाम आपको एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, बिल्कुल हम सही मानते हैं, लेकिन ये एक हवा को दिखा रहा है, ये एक परसेप्शन को दिखा रहा है, एक रुख को दिखा रहा है। और सभी एग्जिट पोल जब एक तरीके की बातें कर रहे हैं तो ये साफ दिखाता है कि मोदी 3.0 जो है वो बेटर होने वाला है और मजबूत होने वाला है। मोदी जी को और मजबूती मिलने वाली है, और मोदी जी को और मजबूती मिलेगी तो जो हमारा विकास का रथ है, जो देश विकसित भारत बनने की ओर है, वो और तेजी से बढ़ेगा। हमारे खेमचंद जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन 400 होगा क्या? मतलब 400 का आप देखिए, स्टैंडर्ड इतने हाई सेट किए, टारगेट इतना बड़ा रखा है। अभी प्रश्न तो यही है कि 400 होगा कि नहीं, क्योंकि 367 पोल्स अगर निकालें और सभी, हर कोई आपको मतलब 350 से ऊपर रखता है, कोई 370, हमने आपको 380 यहाँ पर दिए हुए हैं। मतलब जो रेंज हमारी 404 तक है, लेकिन उसका एवरेज अगर आप निकालें 380 है। लेकिन 400 क्या है, वो सत्य होता नजर आ रहा है आपको? शिवम भाई, 400 जरूर होगा। देखिए, हम बार बार कह रहे थे कि साउथ हमारे साथ है, साउथ बहुत अच्छा करने वाला है, साउथ आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ है, और वही आंकड़े दिखा रहे हैं कि हम तमिलनाडु में जीत रहे हैं, केरल में जीत रहे हैं, हम आंध्र प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रहे हैं, हम तेलंगाना में बेटर कर रहे हैं, हम उड़ीसा में बेटर कर रहे हैं। तो ये 50 के आसपास सीटें जो साउथ से आ रही हैं एनडीए की, वो 400 पार कराएगी। हम 350 के आसपास तो पिछली बार भी थे। आंध्रा में हम 0/0 थे, अब की बार आंध्रा में लगभग 20 के आसपास सीटें और 20 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिलने वाली हैं। तेलंगाना में काफी सारी सीटें हमें मिलने वाली हैं। तमिलनाडु में हमें 4 से 5 सीटें मिलने वाली हैं। केरल में हमें 2 से 3 सीटें मिलने वाली हैं। उड़ीसा में हम 4 से 5 सीटें और ज्यादा जीतने वाले हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। और जब सरकार बनेगी तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे दल भी जो आज हमारे साथ नहीं है, वो भी हमारे साथ खड़े होंगे।
और आप देखेंगे कि 400 नहीं, 450, 450 सीट आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ठीक है, मोदी ठीक जी है। के तो साथ मतलब होंगी। पोस्ट पोल अलायंस की बात आपने यहाँ पर कही कि भाई जब जीत आएगी, 4 जून जब आएगा, वही हम कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए। एग्जिट पोल तो आ ही गया है, अब 4 जून का भी इंतजार है, कुछ ही समय बाकी है, घंटों में ही गिन सकते हैं, दिन भी ना मैं इनको कहूं। इकबाल अहमद जी, आपने भी पूरी बात को सुना, एम फैक्टर की बात हम यहाँ पर करते हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि एम फैक्टर यहाँ पर काम कर गया कि भाई मुसलमानों ने भी वोट किया और विपक्ष की तरफ से, जैसे चाहे वो मछली खाने का मुद्दा हो, चाहे पीएम मोदी की तरफ से जब उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र का मुद्दा उठाना, और मैनिफेस्टो, वही भी मैं जोड़ दूं एम में कि भाई मैनिफेस्टो का विश्लेषण करना जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा, और आरक्षण की बात, मुस्लिम आरक्षण, इस तमाम चीज़ों की अगर इसका एनालिसिस रखें तो यही समझ में आता है कि मुसलमानों ने वोट भी किया, और जो प्रधानमंत्री समझाना चाह रहे थे देश को, जनता समझ गई और मान गई उनकी बात, और उन्होंने वोट कर दिया पीएम मोदी को। आपका एनालिसिस क्या है, इसमें सत्यता कितनी है? फिर आते हैं एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर। देखिए, मेरा तो ये कहना, मैं तो कई स्टेटों में चला हूँ, मुझे तो जो दिख रहा था कि बेरोजगारी पे वोट पड़ रहा था, महंगाई पे वोट पड़ रहा था। जो बेरोजगार बच्चे थे, जो छात्र थे, नौजवान थे, वो इस बार बोल रहे थे कि इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी पर हमें वोट करना है। दूसरी चीज, तमाम ऐसे राजस्थान एरिया है जहां मैं गया था, वहां पे अग्निवीर का जो मामला 4 साल का था, तो वहां जो सैनिक थे, जो लोग भर्ती हुए थे या जो सैनिक की बात कर रहे थे कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, तो एक गुस्सा वो भी दिख रहा था मुझको नौजवानों का। तो एक तो ये एनालिसिस मेरे दिमाग में आई कि हाँ, ये नौजवान वोट करने को तैयार है और वोट डाल रहा है। दूसरी चीज, महंगाई पर भी बहुत लोग इस बात से तरस थे कि सिलेंडर 1100 रुपए है, 1200 रुपए है और तमाम चीजें महंगी हैं। फिर मोदी जी ने जो 2000 की नोट निकाली थी, वो 7 साल चला नहीं पाए अपनी नोट, गारंटी देते हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे सामने आए जो दिखे, अगर उस हिसाब से जो लोगों ने वोट डाला है तो फिर महागठबंधन की सरकार ही बनेगी, इसमें 2 राय नहीं है। तो पर आपके फिर क्या, देखिए महंगाई का आपने विषय उठाया बिल्कुल, लेकिन सिलेंडर का दाम तो अब कम किया गया है, और महंगाई और बेरोजगारी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महंगाई और बेरोजगारी जो है वो बढ़ी है। इकबाल जी, तो आप, महंगाई का मुद्दा तो बहुत बड़ा देश में था, और महंगाई वाकई में चरम सीमा भी, तमाम चीजें ऐसी थी, दाल चावल ये सारी चीजें महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, तो इस पर लोग बात कर रहे थे। दूसरी चीज, जो 15 लाख की बात हुई थी कि मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख हर खाते में डालेंगे, जब राहुल गांधी ने ये कहा कि 8,500 रुपया हम हर महिलाओं के खाते में डालेंगे, वो खटाखट वाला, बिल्कुल ठीक है, आपका वो खटाखट जो आएंगे पैसे 1 लाख रुपए, लेकिन ये फ्रीबीज वाली बात, देखिए ये भी एक तरीके से, अगर वो 15 कह रहे हैं तो आप 1 लाख आपकी तरफ से भी कहा गया, कोई बात नहीं। हरगोविंद अरोड़ा जी, आपकी पॉइंट्स को मैंने लिया। हरगोविंद अरोड़ा जी, राहुल जी ने जो बात की वो जेन्युइन बात थी। 15 लाख वाकई में दिया नहीं जा सकता था, अच्छा, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति जिस तरीके से चलाई जाती है, तो बात बोलकर किसी को बलगला के वोट ले लेना वो अलग बात है। ठीक है, बट इस तरीके से सीधा पैसे की बात कह देना कि भाई आप हमें वोट देंगे तो आपके खाते में इतना पैसा आएगा, वो कितना सत्य, सही है नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रश्न है, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं किसी को मैं मना नहीं करता, मैं कहता हूं जनता तक भी सरकार का जो सब कुछ जो है पहुंचना चाहिए कि भाई वीआईपी ट्रीटमेंट केवल नेताओं को ना मिले, पर फिर करप्शन भी ना हो। नहीं, ठीक है, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं ना, मैं थोड़ा ना कर रहा हूं। हरगोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको सलाम करता हूं। नहीं, ठीक है, मैं देखिए आपकी बात को मानता हूं, लेकिन वो सत्य, देखिए जब तक जनता विश्वास नहीं करती वो वोट नहीं देती। आपने अपनी मैनिफेस्टो में रखा जो बात रखी, और मैनिफेस्टो में कई चीजें हैं जो रखी गई, वो सारी बातों को हमने एनालिसिस किया है और भी करेंगे। हरगोविंद अरोड़ा जी, पहले आपकी राय में लूंगा यहां पर। इकबाल भाई, आपसे एक छोटा सा प्रश्न है। आपने अभी बेरोजगारी का, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, आपके मैनिफेस्टो में था कि देश में बेरोजगारी, और आपके बिहार में राजद, आपके सबसे बड़े पार्टनर, उन्होंने कहा हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तो इसका मतलब यदि वो सत्ता में आ जाते तो 1 करोड़ लोगों की संपत्तियां बिक जाती, क्योंकि वो नौकरी देते, उनके प्लॉट और उनकी जमीन बिकती। तो ये जो पैसा आपने कहा जो हम ट्रांसफर कराएंगे, तो क्या उसके बाद उनको जब वो बेरोजगार रहेंगे तो आप 8,500 रुपए देंगे, और जब नौकरी देंगे तो उनकी जमीन अपने नाम करवा लेंगे, लैंड फॉर तो ये कोई उसके गले उतरने वाली बात ना हुई ना। ये जनता ने देखा, इसीलिए जनता ने आपको नकारा। दूसरी ओर जनता ने जब देखा कि मोदी सरकार में जिन लोगों को नौकरियां मिली, किसी को अपनी संपत्ति नहीं बेचनी पड़ी,
तो अब आप बताइए कि आप एक और जो मुद्दा उठाते हैं कि बेरोजगारी थी, महंगाई थी, तो आप उसको कहां इसको जस्टिफाई कर पाते हैं कि जहां दूसरी ओर आपके सहयोगी दल वो इतने बड़े घोटाले और इतने बड़े कारनामे करते हैं। अब कृपया आप इस पे प्रकाश डालें। हाँ ठीक है, बिल्कुल। इकबाल जी, आपका क्विक कमेंट इस पर ले लेते हैं। बिल्कुल, आपकी ऑडियो में कहूंगा आप करें। हाँ। इतने भ्रष्टाचारी थे जिनको मोदी जी ने खुद कहा था कि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, तब वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए। ठीक है, चलिए ठीक है। आपका काउंटर ये था, लेकिन बार बार मैं इस विषय पर बार बार बोल चुका हूं कि भाई जब उधर चला जाए तो फिर विपक्ष की तरफ से फिर वॉशिंग मशीन का जिक्र किया जाता है। जो आपकी पार्टी में जब थे तब भी वो करप्ट अगर थे तो तब कार्रवाई पार्टी की तरफ से भी तो कुछ होनी चाहिए थी। अब चले गए फिर वो अच्छे बुरे ये वाला एक कॉमेंट थोड़ा सा उधर चला आता है कि वॉशिंग मशीन का उपयोग जो है पार्टी छोड़ने के बाद ही किया जाता है। खेमचंद शर्मा जी, नहीं, ये आपके पक्ष में नहीं जा रही बात है, आप ये समझ नहीं रहे। खेमचंद शर्मा जी, आप ये मुझे बताइए, इन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया फिर कहा, लेकिन कोई ऐसा कोई आंकड़ा कोई दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि भाई हमारे पास ये आंकड़ा है इसकी तरफ से, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज है और महंगाई के ऊपर भी कोई आंकड़ा इस तरीके से समझाया जा रहा है कि भाई अगर इतने सालों तक अगर बीजेपी गवर्नमेंट जो है, अगर 2014 से सरकार जब चली रही है, अगर तीसरी बार आएगी, 10 साल का समय तो यहां बीत ही गया है, बदलाव तो काफी कुछ आ गया है, तो क्या ऐसे लूप होल्स हैं? आप भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन अगर ये विपक्ष आपके लिए कोई मुद्दा लेकर आए तो आपके पास कोई ऐसा जवाब, और इनसे भी कोई अगर आप सवाल पूछना चाहें कि भाई आप महंगाई का अगर प्रश्न उठाते हैं तो हमें कोई एक स्पेसिफिक डेटा दीजिए, और दूसरा आपका क्या उत्तर रहेगा? शिवम भाई, ये उलझलूल बातें करते हैं, इसलिए लोगों ने तो एक्सेप्ट नहीं किया। हम सब जानते हैं कांग्रेस के जमाने में 10 से 12% तक महंगाई रहा करती थी, और आप आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का काल देखेंगे तो 4 से 5% मुश्किल से महंगाई रही है। तो लोगों को आप यदि झूठ बोलोगे, झूठ परोसोगे, तो झूठ को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वहीं आज भारत के जो अधिकतर नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं, देख रहे हैं कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी महंगाई की वजह से बुरे हाल में हैं। वो बटुरा लेके इवन राशन के लिए भीख मांग रहे हैं। और जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, यूरोप की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, और वहां भी भयंकर महंगाई है, लेकिन भारत में महंगाई कंट्रोल में, क्योंकि यहाँ पे जो अनाज गोडाउन में सड़ जाता था आज गरीब की थाली में, इसीलिए फूड इन्फ्लेशन नहीं है। आज प्रचुर मात्रा में अनाज उपलब्ध है, आज प्रचुर मात्रा में राशन सभी के पास है, तो इसीलिए राशन की मारामारी नहीं है, खाने पीने की मारामारी नहीं है, खाने पीने के आइटम में कोई मारामारी नहीं है। तो जो बेसिक महंगाई रहती है वो रूटीन महंगाई है। कई इंटरनेशनल सिनेरियो हम देख रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं जगह जगह, युद्ध की वजह से भी महंगाई, लेकिन अच्छी सरकार की वजह से, अच्छी नीतियों की वजह से भारत में वो सारी चीजें कंट्रोल में है, और इसीलिए लोग खुश हैं। और ये उलझुल बातें करते हैं, अगर ये लॉजिकल बातें नहीं करेंगे तो लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें कर रहे हैं, मोदी जी की बुराई में लगे हुए हैं। इन्होंने एक भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं दिया, एक भी कंस्ट्रक्टिव जो फ्यूचरिस्टिक जो रोड मैप प्रस्तुत करना चाहिए था अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के अलावा, इन्होंने लोगों के सामने नहीं रखा। सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट इन्होंने परोसा, ओबीसी के हक मारने का इन्होंने काम किया। कर्नाटक में इन्होंने मुसलमानों को ओबीसी के रिजर्वेशन में डाल दिया, बंगाल में डाल दिया, बिहार में भी कहते थे कि हम रिजर्वेशन देंगे। आप इस तरीके की जब वन साइडेड स्टोरी लोगों के सामने रखोगे तो लोग रिएक्ट करेंगे, और लोगों ने वो रिएक्ट किया है और इनको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कह रहे हैं, देखिए आज जयराम रमेश जी क्या कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा डीएम को अमित शाह जी ने कॉल किया है, और जब अब किसी ने नोटिस भेजा है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, एक सबूत प्रस्तुत नहीं करेंगे, छुप जाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, सिर्फ थूक के ये भागना जानते हैं, ये आरोप लगा के भागना जानते हैं। इनमें दम नहीं है, इसीलिए इनका कोई भविष्य नहीं है जब तक ये सकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे। अब ये डीएम पे आरोप लगाना शुरू किया, कल को ईवीएम पे लगाएंगे, परसों फिर ये भारतीय जनता पार्टी पे लगाएंगे। आज इनकी हार की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से हो गई है, बुरी तरीके से हारे हैं, सिक्किम में बुरी तरीके से हारे हैं। अरुणाचल में तो नोटा से भी कम वोट कांग्रेस को मिले, एक जमाने में कांग्रेस की वहां पे सरकार हुआ करती थी। तो ये आगाज है, और आप देखेंगे जो 4 तारीख को पूरा रिजल्ट आएगा उस समय कांग्रेस तहस नहस हो जाएगी, इनकी जो नकारात्मक राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। पर खेमचंद शर्मा जी, एक प्रश्न आपने पॉइंट जो महत्वपूर्ण उठाया, युद्ध हो रहा है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उससे भी इफेक्ट पड़ता है, और उसको रोजगार से भी अगर मैं जोड़ूं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कि नहीं? कि भाई मैं नहीं कहता कि भाई अगर विपक्ष आप पर हमलावर है तो उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन हो तो वो बोले, कि अगर कह दें कि भाई पैसे ही हर पार्टी देगा तो वो भी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उसका क्रेडिट थोड़ा बहुत जा रहा है एनडीए को, बीजेपी को, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं। शिवम भाई, रोजगार का मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर यदि डेवलपमेंट हो रहा है, 11 लाख करोड़ रुपीज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया है, तो बिना रोजगार के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? कैसे हाईवे बन जाएंगे, कैसे रोड बन जाएंगे, कैसे जो मेट्रो बन जाएगी, कैसे ट्रेन की नई लाइन बिछ जाएंगी, कैसे अंडरपास बन जाएंगे, कैसे सुरंग बन जाएंगे, कैसे हाईवे, कैसे आपके फ्लाईओवर बन जाएंगे? ये सब रोजगार के तहत बना है।
फिर ईवी चाहिए, इलेक्ट्रिक बसेज आई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हैं, उनसे रोजगार बढ़ा है। हमारे यहाँ पे जो बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं आऊंगा बिल्कुल खेमचंद जी, एक छोटा सा ब्रेक मैं लेना चाहूंगा, मैं प्रोडक्शन की तरफ से बोला जा रहा है 30 सेकंड का छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, चर्चा करेंगे भाजपा के प्रवक्ता से भी और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता से अब सवाल पूछा जाएगा एम फैक्टर पर। चलिए वापस चर्चा में को आगे बढ़ाते हैं। चल गया क्या एम फैक्टर, क्योंकि एग्जिट पोल्स सभी के सभी ये बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से तो आएगी, बीजेपी को बहुत बड़ा नंबर यहां पर मिलेगा ही मिलेगा और 400 का आंकड़ा टच होता हुआ कई एग्जिट पोल्स की तरफ से नजर भी आ रहा है। हम नीचे आप हमारे एग्जिट पोल को स्टडी भी कर सकते हैं, जो हमारी तरफ से सुदर्शन प्रबोधन की तरफ से जो दिया गया है उसके बारे में भी आप आराम से यहां पर समझिए। और लेकिन यह है कि शुरुआत सबसे पहले आप समझिए एग्जिट पोल्स की हमने की और सबसे अच्छे आंकड़े में कंपैरिजन में हमारा ही रहा और वो एकदम क्लिक होता भी है हर बार की तरह, क्योंकि काफी बड़ा सैंपल साइज और रिसर्च बेस्ड ये पूरा जो है अपना एग्जिट पोल जो है उसी आधार पर किया जाता है। हमने भाजपा के प्रवक्ता से प्रश्न पूछा, बेरोजगारी का जो मुद्दा यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाया था वो सारी बातें उनसे पूछी, क्लैरिटी उन्होंने दी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अगर हो रहा है तो रोजगार क्यों नहीं होगा, तो उसका भी कोई अगर कोई काउंटर में कोई ऐसा आंकड़ा जो है विपक्ष की तरफ से नहीं दिया जा रहा। लेकिन एम फैक्टर की अगर मैं बात करूं उसमें महत्वपूर्ण जो है मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा था। इकबाल अहमद जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बात की जाए, ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द करना, 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द करना, यह एक बड़ा फैसला था और वो ये दर्शाता है कि भाई जल्दबाजी में आरक्षण का जो बांट देना, किसी को भी आरक्षण दे देते हैं अगर आप, उसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति। हाँ, क्या चीज? तुष्टीकरण की राजनीति का एक आरोप उधर। हाँ, सुनते लीजिए, मैं प्रश्न सुन लीजिए। वहां पर जो 5 लाख सर्टिफिकेट्स जो थे उनको निरस्त करना, उनको हटा देना, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जो पश्चिम बंगाल में आया था। और फिर कर्नाटक की जो बात थी, कर्नाटक में भी मुसलमानों को जो ब्लैंकेट रिजर्वेशन देने का जो प्रयास था, ये भी तो मुस्लिम आरक्षण अगर देना तो ये भी तो धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति, इसको भी तो कहा जाता है। यही पीएम मोदी ने बार बार उठाया था कि भाई सारा आरक्षण छीन के SC ST OBC ये सारा मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इस तरीके का एक्सप्लेनेशन पीएम मोदी का था, हमारा नहीं था। और ये क्या ये सत्य है? क्या वाकई कांग्रेस की सरकार हो या विपक्ष हो वो तुष्टीकरण कर रही है इस तरीके से कि भाई मुसलमानों को आरक्षण देके उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक इससे स्ट्रांग रहेगा? ये विपक्ष का आरोप है, इस पर आपका जवाब। इसका मतलब कि मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इसका मतलब कि मुसलमानों को फिर उस विकास में नहीं माना जाता है, यही है फिर नारा। जब नारा आपने दिया है सबका साथ सबका विकास, तो उसमें चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी बिरादरी के लोग हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, सबकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। नहीं, पर आरक्षण अगर मुसलमानों को दे रहे हैं तो फिर वो तो आपकी मतलब विपक्ष की तरफ से गलती है ना कि भाई अगर मुसलमानों को आरक्षण देना तो इससे मोदी जी की उसमें उसका क्या लेना देना? कि अगर मोदी जी थोड़ा ना आपको कह रहे हैं कि आप यहां पर मुसलमानों को दें, आप अगर केवल मुसलमानों को दें और वहां पर हिंदू वंचित रह जाए और किसी का हिस्सा वहां चला जाए, इस बात पर अगर कोई प्रश्न उठा रहा तो उसमें क्या गलत है? भाई मैं यही बात तो कह रहा हूं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतना ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि अलग से लाके उसको, भाई संविधान में कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं कि संविधान से ऊपर तो कोई जाएगा नहीं। जो संविधान बोलेगा कि आरक्षण देना है, इतने % देना है, तो उतने ही % दे सकते हैं ना, कि अलग से कहीं लाके पैदा तो कर नहीं सकते हैं। मूल अवधारणा के विरोध में बात कर रहे हैं। सभी के लिए मैं ऑडियो अप करता हूं, सभी का ऑडियो अप है, बिल्कुल बोल सकते हैं आप। आपके इसका काउंटर पहले भाजपा से भी ले लेते हैं। गोविंद जी, आपको भी मौका शिवम भाई, ये कैसी उलझुल बातें कर रहे हैं? संविधान तो साफ कहता है कि धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। ठीक। और दूसरी बार आप क्या कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। कितनी संख्या थी अल्पसंख्यकों की, कितनी संख्या थी माइनॉरिटीज की आजादी के समय? 9%। इसका मतलब अब आपने जनसंख्या बढ़ा ली, हिंदुओं ने अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल कर लिया, तो उन्होंने पाप किया है। अब आप 15% हो गए तो आपको 15% आरक्षण चाहिए। तो ये आपकी कुटिल मानसिकता को दिखाता है कि आप जो देश हित के इनिशिएटिव है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते, और पार्टिसिपेट नहीं करते, अपनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हो। फिर आप कहते हैं कि आपको ज्यादा आरक्षण चाहिए। कल को 15 से 25% हो जाएंगे, आपको 25% आरक्षण चाहिए। जैसे आप 50% हो जाएंगे, आपको 50% आरक्षण चाहिए। मतलब ओबीसी से कोई लेना देना नहीं, SC ST से कोई लेना देना नहीं। आप इसी सोच की वजह से तो पूरा देश आपके खिलाफ है, जिसकी जितनी आबादी। बिल्कुल। तो देश डरा हुआ है कि आप अपनी जनसंख्या बढ़ा के देश पे कब्जा करना चाहते हैं या गजवाए हिंद लाना चाहते हैं। आपको देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, आपको संविधान से कोई लेना देना नहीं है।
संविधान साफ साफ कहता है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, नहीं होगा। ऑलरेडी देश डिवाइड हुआ था, एक बड़ा भूखंड पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में जा चुका है, आप फिर से वही करवाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये प्रश्न, इकबाल जी प्रश्न को समझिए, ठीक है, वो आप पर हमलावर है, लेकिन आप कह रहे हैं आबादी के हिसाब से आरक्षण, आबादी के हिसाब से आरक्षण क्या? जो कुर्बानी मुसलमानों ने दी है। नहीं ठीक है, कुर्बानी की बात नहीं, आप पहले देखिए इकबाल जी, जो मुख्य प्रश्न है बस इतना सिंपल सा है कि भाई आबादी, जनसंख्या किसी की कम्युनिटी की बढ़ रही हो, धर्म की बढ़ रही हो, तो उससे ये प्रूफ तो नहीं हो जाता कि वो पिछड़ा है या फिर वो वंचित है, उसका कोई ऐसा कोई आधार होना चाहिए। क्या आबादी, जनसंख्या के आधार पर अगर हम आरक्षण ऐसे देने लग जाएं, ये स्ट्रैटेजी, ये बिल्कुल इस तरीके से इसको सही नहीं माना जा सकता। फिर मुसलमानों को उसी में ऐड ऑन करना, फिर आप कहेंगे कि भाई ये हिंदू मुसलमान भाजपा करती है, फिर ऐसे तो सभी कर रहे हैं। फिर ये तो सबके लिए लागू होता है ना, ये तो सबके लिए लागू होता पर है। मुसलमान, मतलब वही मुसलमान टर्म क्यों, अगर आरक्षण की बात की जाए, मुसलमानों को उसमें देने का प्रयास क्यों? क्योंकि भाई वो धर्म के तो उसमें है नहीं वो। अब धर्म को अगर मान लीजिए पहले भी हिंदू अगर वो थे, उसके बाद वो निकल गए, अगर आप कहते हैं कि भाई यहां पर शोषण था, कुछ ऐसी बात थी, लेकिन आप धर्म से अगर चले गए। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ कि धर्म के नाम पर अगर आरक्षण होता है तो मैं इसके साथ नहीं हूँ। मैं अपने पर्सनल में बात कर रहा हूँ अपनी। अच्छा, हाँ, तो ये धर्म अच्छी बात है। धर्म के सिद्धांत, धर्म के साथ अगर इस बात से आरक्षण दिया जाए तो ये कोई बात नहीं होती है। आप उसको देखिए, गरीबी रेखा में देखिए, आदमी जिस तरीके से अगर वो एकदम गरीब है उस हिसाब से आरक्षण दे। तो इकबाल अहमद जी, आपका जो बयान है वो टीएमसी के भी खिलाफ जा रहा है और आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी कुछ चीजें ऐसी जिक्र की गई हैं। मैं पर्सनल बयान दे रहा हूँ इस बात को, कह रहा हूँ। देखिए पर्सनल क्या रहता है, पर्सनल, आप एक पॉलिटिशियन है, अच्छी बात है, आप अच्छा बयान दे रहे हैं, इसका हम खंडन थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी आप ही नहीं तो बताया कि धर्म के आधार पर नहीं हो रहा, ये हो रहा था, इसका मतलब पीएम मोदी ने जो बात कही वो जनता को क्लिक हो गई और विपक्ष का ऐसा कुछ प्लान हो सकता था। मंगलसूत्र का प्रश्न तो आएगा 4 तारीख को। नहीं, बिल्कुल, मैं कहता हूं जब तक रिजल्ट ना आए कोई सत्य कुछ प्रमाण नहीं होता, बिल्कुल सत्य बात है, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अभी तक अगर हर कोई एग्जिट पोल में ये दिखा रहा है, कुछ तो रिसर्च उसमें गई होगी, ऐसे ही कोई बैठ के न्यूज रूम में। तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बना रहा था, और बंगाल में बीजेपी की सरकार बना रहा था। जहां देखिए मैक्सिमम, ये एग्जैक्ट कभी नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम हर एग्जिट पोल हमेशा सही ही बैठा है। इसमें भी हरगोविंद अरोड़ा से मैं ये पूछ लेता हूं ये सवाल, और ये इन्होंने कह दिया कि भाई मेरा पर्सनल है कि धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन वही तो एम फैक्टर है, फिर वहीं से तो निकल के आता है एक और जो मुद्दा है मंगलसूत्र का, वो आपसे पूछूंगा, लेकिन ये एम फैक्टर पर मुसलमान वाले में धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुष्टिकरण की जा रही थी कि नहीं, हरगोविंद जी? देखिए, दो बातें। इकबाल भाई, आपके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार में संविधान को बार बार दिखाकर उसकी दुहाई देकर वोट मांग रहे थे। यदि वो उस बंद संविधान को खोलकर चंद पन्ने उसके पढ़ लेते तो उसमें वो स्पष्ट देखते कि उन्हीं के ही जो पूर्वज रहे वो भी उस संविधान के समेत देश पर शासन कर रहे थे जब वो उस संविधान का निर्माण हुआ के। बिल्कुल। दूसरी बात, समय का अभाव है सभी को। मैं आशा करता हूं मैं सभी को बराबर का मौका दिया हर विषय पर, मेरे डिबेट में तो हर विषय पर मैं प्रश्न जो है वो पूछता हूं। इकबाल जी, आपको भी काफी मैंने मौका दिया सभी से प्रश्न। हरगोविंद जी, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इकबाल अहमद जी, नेता प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका धन्यवाद। खेमचंद शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी का, आपका धन्यवाद। हरगोविंद अरोड़ा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। तो मुद्दा वहीं पर यही आता है कि भाई एग्जैक्ट पोल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एग्जिट पोल तो ये है, और हर कोई अगर इस बात को कह रहा है, और सबसे अच्छे आंकड़े सुदर्शन प्रबोधन, आप पिछली बार भी आप देखिए, चाहे स्टेट इलेक्शंस की भी बात करें तो हम एग्जैक्टली सही बता चुके हैं। इस बार भी ये सत्य अगर होता है तो विपक्ष थोड़ा परेशान तो होगा, लेकिन अगर आप परेशान ही रहेंगे, आप ग्राउंड लेवल पर कुछ करेंगे नहीं, आरोप आप भाजपा पर लगाएंगे, एनडीए पर लगाएंगे ये कि भाई धर्म की कर रहे हैं, इसकी जात पात की राजनीति कर रहे हैं, जबकि आप खुद इन सब चीजों को मेंशन करते हैं, और पीएम मोदी अगर इसको उठाते हैं, फिर मटन मछली का जो आप वीडियो बनाया जाता है, मछली खाते हैं हेलीकॉप्टर में, और फिर ये सारी चीजें खिलाफ जाती हैं चुनाव के नतीजों में, तो फिर गलती किसकी है? विपक्ष की। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। आप सभी को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।